Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about History of Sarvajanik Ganesh Chaturthi. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian history point of view, also useful for GS Paper 4 Ethics and Integrity. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में गणेश पूजा के दौरान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने अपने रेजिडेंस पे इनवाइट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए CJI के रेजिडेंस पे, वहां उन्होंने गणेश पूजा भी की। अब इसको लेकर के फिर कुछ जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के एक्शन को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक्शन को। वो कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है कहीं ना कहीं सरकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा ओवर जुडिशियरी। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द जुडिशियरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो 3 विंग्स हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखें और सबकी अपनी अपनी एक सेपरेशन ऑफ पावर हो, इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया है प्रधानमंत्री जी ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इसको काउंटर करते हुए फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि देखिए, गणेश पूजन जो है वो एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है जिसमें कम्युनिटी, इंडिया के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की जाती है और इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम 1893 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक्स इनिशिएटिव ऑफ सेलिब्रेटिंग गणेश पूजा आज अ पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक गणेश उत्सव। अब अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने ये कहा, फिर रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर ने इस तरीके से डिफेंड किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि गणेश चतुर्थी जो त्यौहार है जो ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें भी खासकर महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसको ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? सार्वजनिक गणेश चतुर्थी मतलब गणेश पूजा बिकमिंग अ पब्लिक अफेयर, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इसको लिंक करके देखा जाता है बाल गंगाधर तिलक से, और उसके अलावा हम लोग एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में भी कैसे इस पूरे डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। सो द न्यूज दैट वी हैव सीन सो फार इज ऑफ नो यूज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपोजिशन ने कहा, रूलिंग पार्टी के लीडर ने ये कहा। नाउ लेट अस गेट इनटू द हिस्ट्री। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से एसोसिएटेड है गणेश पूजा का सार्वजनिक सेलिब्रेशन। देखते हैं। देखिए, 1893 से पहले तक जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है, इट लार्जली यूज टू बी 1 डे अफेयर। एक दिन का त्यौहार हुआ करता था और वो भी ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट में अपने घरों में गणेश मूर्ति को वो को लगाते थे और फिर पूजा करते थे। एंड दिस गणेश पूजा यूजली वुड बी डन बाय द अपर कास्ट ओनली, ब्राह्मिन्स ओनली। तो ये था गणेश पूजा का तरीका 1893 से पहले पहले तक। फिर 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश पूजा को एक सार्वजनिक, एक पब्लिक अफेयर बना दिया, जहां उन्होंने अलग अलग डायमेंशंस पे काम करने की कोशिश की। जो सिर्फ अपर कास्ट के लोग, खासकर ब्राह्मिन्स जो गणेश पूजा मनाया करते थे, उस ऑब्स्टेकल को हटाने की कोशिश की और उन्होंने गणेश पूजा सेलिब्रेशन को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ सम्मिलित हो सके। साथ ही साथ ये जो एक दिन का पूजा हुआ करता था उसको फिर लंबे समय तक 7 दिन या 10 दिन तक के लिए एक्सटेंड किया गया। तो आपको पता होगा, गणेश पूजा जो है, गणेश मूर्ति जब स्थापित की जाती है तो उसके बाद अब 7 दिन या 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। ये 7 या 10 दिन तक गणेश चतुर्थी को मनाने का जो ट्रेडिशन है, दैट कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनिशिएटिव्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड दैट टू फ्रॉम द ईयर 1893। तो आखिर
बाल गंगाधर तिलक जी क्यों चाहते थे कि गणेश पूजा जो है वो एक सार्वजनिक अफेयर हो और लंबे समय तक मनाया जाए? उसके पीछे उनका एक नेशनलिस्ट मोटिव भी था। वो चाहते थे कि एक तो गणेश पूजा जब सार्वजनिक तरीके से मनाया जाएगा तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ आएंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ जब गणेश चतुर्थी के अवसर पे लोग इकट्ठा होंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे, नेशनल मूवमेंट के आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे, तो इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट को मोमेंटम मिलेगा। साथ ही साथ इंडियंस के बीच में कितनी यूनिटी है उसका एक मैनिफेस्टेशन ब्रिटिश सरकार को मिलेगा कि देखिए इस तरीके से यूनाइटेड होकर के सारे लोग अपने लिए से फेस्टिवल मना रहे हैं। तो अलग अलग मोटिव था बाल गंगाधर तिलक जी का बिहाइंड सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी एज ए पब्लिक अफेयर एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सार्वजनिक गणेश चतुर्थी तो पहले भी होती थी, लेकिन उसको सार्वजनिक यानी कि पब्लिक अफेयर बनाया और लंबे समय तक उसको सेलिब्रेट करने का, 7 से 10 दिन तक सेलिब्रेट करने का फिर वो कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। और उसके लिए फिर पंडाल लगाए जाते थे, लोग मिलते जुलते थे, डिस्कशन होते थे अलग अलग मुद्दों पे, खासकर नेशनल मूवमेंट के ऊपर। तो इससे समाज के बीच, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में यूनिटी और ब्रिटिशर्स को शो ऑफ सॉलिडरिटी कि हमारे बीच में कितनी एकता है उसका भी एक मैसेज दिया जाता था। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि गणेश फेस्टिवल जो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया उसने हिंदू कम्युनिटी के बीच में तो यूनिटी जरूर क्रिएट की, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक डिसयूनिटी या डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इससे बाहर रहे और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कम्युनल कलर मिल गया। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट लार्जली was seen as a Hindu initiative rather than initiative of all Indians including the Muslims। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुओं के बीच में तो यूनिटी बढ़ी बिकॉज ऑफ गणेश फेस्टिवल, बट मुस्लिम्स इससे दूर रहे। मैं ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में दिया है उसमें आप हिंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक सेलिब्रेशन से पहले मुहर्रम सार्वजनिक तरीके से सेलिब्रेट होता था जिसमें हिंदू लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। बट थोड़े से कम्युनल कन्फ्लिक्ट हुए 1893 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू किया और कहीं ना कहीं मुसलमानों ने इसको एक एंटी मुस्लिम इनिशिएटिव की तरह भी देखा, कुछ मुस्लिम्स। तो हाँ, ये एक मुद्दा जरूर है कि गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक सेलिब्रेशन, वैसे तो इसका मेन इंटेंशन था कि यूनिटी बढ़ाई जाए इंडियंस के बीच में, बट कुछ लोगों का मानना है कि इट क्रिएटेड डिसयूनिटी और डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। एक बात और हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम गणेश फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ सार्वजनिक अफेयर, बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल भी उसी लाइन में मनाना शुरू किया सिंस 1896। दोनों का मकसद एक ही था कि सार्वजनिक तरीके से जब त्यौहार मनाए जाएंगे, लोग इकट्ठा होंगे, तो नेशनल मूवमेंट को मोमेंटम मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जी अपने इस इनिशिएटिव में काफी सक्सेसफुल हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया इस इनिशिएटिव में, खासकर गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक सेलिब्रेशन में लोग उनसे जुड़ते गए और इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी और पॉपुलर होते गए लोगों के बीच में, और ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। इसीलिए फिर उनको टाइटल मिला लोकमान्य का। लोकमान्य, पर्सन और ए लीडर हु इज पॉपुलर अमंगस्ट द मासेस, इसीलिए उनको कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब थोड़ा एथिक्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमने करंट कॉन्टेक्स्ट तो देखा ही कि प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रेजिडेंस पे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट गणेश फेस्टिवल। तो अब अलग अलग पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये एक्शन जो हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, इट इज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ जुडिशियरी। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, ये द हिंदू के पेज 4 पे ही दोनों आर्टिकल एक साथ ही आए हैं, अलग अलग, मतलब एक ही पेज पे आए हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। ये जो दूसरा वाला आर्टिकल है 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट, ये जो 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ये 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट
सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था खुद के लिए, जुडिशियरी के लिए 1997 में। इस डॉक्यूमेंट का नाम है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। इसको कॉमन भाषा में कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, जिसमें बेसिकली जो भी जजेस हैं उनको क्या क्या वैल्यूज, यानी कि कौन कौन से आइडियाज को प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से खुद को कंडक्ट करना चाहिए। जैसे सिविल सर्वेंट्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वैसे ही जजेस के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, बट ये किसी और ने नहीं बनाया, जुडिशियरी ने खुद बनाया खुद के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड दिस डॉक्यूमेंट इन 1997, जिसका टेक्निकल नाम तो ये है, बट इसको कॉमन भाषा में कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। इट्स अ 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट which highlights the important values that judges must follow while discharge of their duty or while conducting themselves in public life. जैसे judges must avoid public controversy, unnecessary controversial statements नहीं देने चाहिए, उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑन गिफ्ट्स लेने से बचना चाहिए, नेपोटिज्म प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से 16 पॉइंट्स जुडिशियरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं एज वैल्यूज, इंपॉर्टेंट आइडियाज फॉर जजेस टू कंडक्ट देमसेल्फ। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जहां प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रेजिडेंस को विजिट किया है गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के लिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो माना जाए डेविएशन फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत चीज है नहीं, ये एक लार्जली पब्लिक अफेयर है और इसमें गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन सार्वजनिक तरीके से होता ही रहा है देश को या देश के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने के लिए, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट शुड नॉट बी सीन एज डेविएशन फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। तो ये दूसरा आर्टिकल कह रहा है, द ऑब्जर्वेशन इन पब्लिक फोरा एंड विद इन द लीगल फ्रैटर्निटी about the propriety of Prime Minister Narendra Modi's videographed visit to the residence Chief Justice of India to participate in Ganesh Puja are grounded in 16-point document on judicial values adopted. तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि it is well within the constitutional, well within the values of code of conduct for judges. It is not a deviation. अब जो मुहर्रम वाला डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि मुहर्रम भी ऐसे पब्लिक अफेयर था, फिर बाद में उसके जगह पे बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रमोट करना शुरू किया गणेश चतुर्थी को। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बार ये हिंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एविएशन सेक्टर ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज देखते हैं। तो दिल्ली में भारत मंडपम जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जो बनाया गया भारत सरकार द्वारा इन ऑर्डर टू कंडक्ट G20 मीटिंग, वहां पे एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है हाल फिलहाल में जिसका नाम है सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। भारत मंडपम की एक बार बात कर लें अगर, तो भारत मंडपम एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है जो दिल्ली में बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। आप कह सकते हैं कि भारत मंडपम विल हेल्प इन प्रमोटिंग कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इन इंडिया। वही भारत मंडपम में एक और मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया गया है, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन के जो अलग अलग कंट्रीज हैं, 29 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए। इस कॉन्फ्रेंस का मेन लक्ष्य था सिविल एविएशन में, यानी कि जो फ्लाइट से हैं उनके आपस में जो इंटरैक्शंस हैं अलग अलग देशों के बीच में, उसमें बेहतर कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाए। तो दिस कॉन्फ्रेंस सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली एट भारत मंडपम। यह है करंट न्यूज। यहाँ पे भारत सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करते हुए एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन एविएशन सेक्टर, जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एविएशन, जिसमें कहा गया कि Asia Pacific countries will focus on developing regional cooperation and sustaining growth in aviation sector amongst themselves। तो ये तो एक जेनरिक से बातें हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एविएशन कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, ये किससे एसोसिएटेड, ऐसा कुछ प्रीलिम्स में पूछ ले तो वहां पे आपको बताना है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एविएशन वाज अडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस
ऑन सिविल एविएशन हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। बट ऐसे भी सवाल आने के चांसेस थोड़े कम ही हैं प्रीलिम्स में। मुद्दा यह है कि सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हुई, भारत ने उसको प्रिसाइड किया और उसको एड्रेस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत ने पिछले 10 सालों में सिविल एविएशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है एंड इंडिया के अंदर जो एविएशन सेक्टर है वो पहले एक्सक्लूसिव हुआ करता था, मतलब इट वाज ओनली फॉर फ्यू एलीट क्लास एंड नाउ इट हैज बिकम मोर एंड मोर इंक्लूसिव एंड इट इज नाउ बिकमिंग एक्सेसिबल टू कॉमन सिटीजन ऑल्सो। टू ग्रेट एक्सटेंट दैट इज ट्रू ऑल्सो। अब फ्लाइट में 10 साल पहले तक बहुत कम लोग, एलीट लोग ही ट्रैवल किया करते थे। अगर फ्लाइट से आना जाना है तो मतलब यू वुड बी कंसिडर्ड एलीट। लेकिन आज के डेट में फ्लाइट या एविएशन सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है, काफ़ी लोग अब फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। So that statement कि Indian aviation sector is now becoming more and more inclusive, that statement can be empirically validated as well. साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया हैज नाउ बिकम थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड एंड इट एम्स टू बिकम द लार्जेस्ट इन कमिंग डिकेड। उन्होंने एक और डेटा दिया जो आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एविएशन सेक्टर इज हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। 15% of the pilots in India are women, which is higher than global average. Global average is only 5%. So on an average, globally 5% pilots are women, जबकि भारत के अंदर 15% pilots are women. उन्होंने साथ ही साथ भारत का लक्ष्य भी बताया, जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे बाय 2047 इंडिया एम्स टू हैव अबाउट 350 to 400 एयरपोर्ट्स। प्रधानमंत्री जी ने इस सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन में जो भारत की डेवलपमेंट है इन एविएशन सेक्टर, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया उड़ान स्कीम का। उड़ान स्कीम हैज प्लेड ए पिवटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द एविएशन सेक्टर इन द कंट्री। तो उड़ान स्कीम भारत सरकार की इनिशिएटिव है जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका नाम से ही जैसा आप समझ रहे हैं, इसका मेन गोल है टू प्रमोट एयर ट्रैवल एंड मेक इट मोर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर कॉमन सिटीजन। तो जो आम जनता है उसके लिए भी एयर ट्रैवल अब कोई बहुत बड़ी बात ना रह जाए, उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। दैट वाज द मेन गोल ऑफ उड़ान स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था साल 2016 में अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। तो भारत सरकार की पॉलिसी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में अडॉप्ट की गई थी, जिसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में चढ़े लोग, मतलब आम आदमी भी फ्लाइट्स में ट्रैवल करे। और ये जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में अडॉप्ट की गई, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, उसी के अंतर्गत फिर आया ये स्कीम उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली क्या किया गया है, जो अनकनेक्टेड रूट्स थे फ्लाइट्स के थ्रू, जो अनकनेक्टेड रूट्स थे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के लिए, डिब्रूगढ़, तेजपुर, ऐसे जो रूट्स हैं, लीलापुर, उन रूट्स पे एविएशन मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया जो एविएशन कंपनियां हैं उनको कि आप आएं और यहाँ प्लेन चलाएं, यहाँ पे आप फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करें। अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स या अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स, मेनली टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया अंडर उड़ान स्कीम, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनवाइटेड द एविएशन कंपनीज टू connect these regions, connect these cities through flight services। इसीलिए आप कह सकते हैं कि उड़ान स्कीम जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम कर रहा है, जहां सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इज सपोर्टिंग द प्राइवेट एविएशन कंपनीज टू प्रोवाइड एविएशन सर्विसेज बिटवीन अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। अब इसमें सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है एविएशन कंपनियों को, तो सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग अप्रोच अडॉप्ट किया है पीपीपी मॉडल के अंदर। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिल करके कुछ सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं आम जनता को, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आम जनता को। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में सरकार अलग अलग
तरीके से सपोर्ट करती है प्राइवेट एंटिटीज को, ताकि एक बेहतर अफोर्डेबल सर्विस मिल पाए कॉमन सिटीजन को। तो पीपीपी मॉडल में कई सारे तरीके हैं सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के, जैसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। ये सब हम लोग क्लास में देखेंगे कि पीपीपी मॉडल के अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन डेवलप किया जा सकता है। बट वही पीपीपी मॉडल के अंदर एक तरीका है जिसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है बाय ए प्राइवेट कंपनी, जो सरकार चाहती है कि वो लाया जाए जिससे आम जनता को फायदा हो सकता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी का मानना है कि वो प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दैट इज नॉट मेकिंग द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल फॉर दैट कंपनी सिंस इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। उस केस में सरकार इनिशियल कुछ फंड सपोर्ट कर देती है, कैपिटल सपोर्ट कर देती है प्राइवेट कंपनी को टू स्टार्ट दैट ऑपरेशन, टू स्टार्ट दैट बिजनेस, ताकि वो पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिकली वायबल बन जाए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि भारत पिछले 10 सालों में एविएशन इंक्लूसिव बना है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब आम जनता भी फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल कर पा रही है, उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है उड़ान स्कीम को। उड़ान स्कीम नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टार्ट की गई साल 2016 में। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट एविएशन कंपनियों को सपोर्ट कर रही है भारत सरकार। और ये जो पीपीपी मॉडल के अंदर जो अप्रोच लिया गया है वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग का अप्रोच, जहां पे प्राइवेट कंपनियों को इनिशियल कैपिटल सपोर्ट दिया है सरकार ने, ताकि वो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स के बीच में फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। अच्छा, जब सरकार ने सपोर्ट किया है तो सरकार कहीं ना कहीं ये भी चाहेगी कि सस्ते दामों में फ्लाइट सर्विसेज अवेलेबल हो लोगों को। इसीलिए पीपीपी जो मॉडल है ये उड़ान स्कीम का, उसमें भारत सरकार ने जो इनिशियल सपोर्ट किया है उसके बदले में प्राइवेट एविएशन कंपनियों को क्या करना है कि जो भी उड़ान फ्लाइट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं अंडर दिस उड़ान स्कीम, उसमें वो फ्लाइट्स के जो फेयर हैं वो 2500 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते इफ द फ्लाइट डिस्टेंस इज फॉर लेस देन 1 आवर। 1 घंटे से कम की फ्लाइट है तो देर इज एन एयर कैपिंग ऑफ रुपीज 2500 ऑन सेलेक्टेड रूट्स विच आर ऑल्सो नोन एज उड़ान फ्लाइट्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एविएशन इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हाल फिलहाल में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ज़्यादातर चीज़ें तो आपको खुद पढ़ के समझ आ भी जाएंगी। एक चीज़ और समझ लीजिए बस कि एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, तो जो फ्लाइट्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। इन सब की फैसिलिटीज जहां पे प्रोवाइड की जाती हैं जिस सेंटर पे, उसको कहा जाता है एमआरओ सेंटर। अभी एमआरओ सेंटर्स बहुत ज़्यादा भारत में है नहीं, ज़्यादातर एमआरओ सेंटर्स भारत के बाहर दुबई में है। मतलब इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो दुबई जाकर के एमआरओ सर्विसेज लेकर के आती हैं, तो वो एक बड़ा कंसर्न है इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए। आने वाले टाइम में सरकार ने कहा है कि एमआरओ सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा भारत में खोले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमआरओ सेंटर्स है ही नहीं, भारत में है, लेकिन अभी उतने डेवलप्ड नहीं है। सो दिस इज वन मेजर कंसर्न, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल जो सर्विसेज हैं वो भारत के अंदर इतने अच्छे या कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 10 साल में ज़्यादा एमआरओ सेंटर्स खोलने पे फोकस करेगी। उसके अलावा बाकी सब तो आप खुद भी लिख लेंगे और एक बार हिंट्स भी पढ़ लीजिएगा। क्या इनिशिएटिव्स लिए गए एविएशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है उड़ान स्कीम। Next article is about regenerative agriculture. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो ये जो आर्टिकल है ये कोई करंट अफेयर से तो रिलेटेड नहीं है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर जिसका नाम है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल कहता है कि जिस तरीके से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी सॉइल का हेल्थ लगातार खराब होता जा रहा है। अगले 50 सालों में सॉइल डिग्रेडेशन और बढ़ेगा और उससे क्रॉप यील्ड घट जाएगा और फूड इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल।
कि जिस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले 50 सालों में फूड स्कार्सिटी और बढ़ सकती है क्योंकि क्रॉप यील्ड घट जाएगा। और इसीलिए आर्टिकल सजेस्ट करता है कि हमें रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्या होता है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, देखते हैं। हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि व्हाट इज रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स अंडर इट। देखिए, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर को होलिस्टिक तरीके से प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग हेल्थ ऑफ द सॉइल को प्रिजर्व करते हुए हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें, एंड नॉट जस्ट प्रिजर्विंग हेल्थ ऑफ द सॉइल बट ऑल्सो इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल इज द गोल अंडर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। तो फोकस करेंगे वर्ड रीजेनरेटिव पे, कि एग्रीकल्चर भी करे, साथ ही साथ सॉइल का हेल्थ जो है वो इंप्रूव भी होता रहे। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। इट इज नॉट जस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहां पे सॉइल का हेल्थ बना रहे, खराब ना हो, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बट रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर हैज सम हायर गोल्स। इट सेज कि वी शुड नॉट जस्ट एम एट सस्टेनिंग द हेल्थ ऑफ द एग्रीकल्चरल सॉइल, we must aim at improving the health of agricultural soil. We must aim at regenerating the natural resources and improving the health of agricultural soil. That is the concept of regenerative agriculture. So that is over and above additional higher goal as compared to sustainable agriculture. Regenerative agriculture के अंदर क्या क्या किया जाना चाहिए? तो of course बेहतर सॉइल मैनेजमेंट करने की जरूरत है। क्रॉप रोटेशन करेंगे, ऐसे क्रॉप्स जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करें सॉइल में, वैसे क्रॉप्स को हम लोग बार बार लगाएं, जैसे पल्सेज एंड ऑल। इंटरक्रॉपिंग, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को हम लोग एक साथ ग्रो करें। मल्चिंग करें। देखिए, मल्चिंग में क्या होता है कि सॉइल को हम लोग कवर करके रखते हैं किसी न किसी चीज से, खासकर ग्रास से या फिर ड्राई जो लीव्स हैं उनसे कवर करके रखते हैं, ताकि सॉइल की मॉइस्चर ना लूज हो ड्यू टू इवापोरेशन। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग। मल्चिंग मेनली एम्स एट प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल बाय कीपिंग द सॉइल कवर्ड, क्योंकि अगर मॉइस्चर लॉस हो गया सॉइल का तो फिर सॉइल जो है वो डेजर्ट बन सकता है। उसके अलावा रेगुलर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सॉइल, कि उसके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिएंट हैं, किसकी कमी है, उन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, बट दैट इन नेचुरल मैनर, ऑर्गेनिक मैनर, रादर देन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को रिड्यूस करना, पेस्ट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से करना, नेचुरल तरीके से करना, उसको कहा गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और कार्बन सिक्वेस्टरेशन को प्रमोट करना। कार्बन सिक्वेस्टरेशन को प्रमोट करने के लिए हमें ऐसे क्रॉप्स को उगाना होगा जो ज़्यादा ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करे, जिससे क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मिटिगेशन में हमें मदद मिले। तो ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्शंस ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स, बट रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आई जस्ट होप कि आपको सीखने को मिला। इस डिस्कशन के बेसिस पे मल्चिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन मौसम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। मिशन मौसम भारत सरकार ने हाल फिलहाल में इनिशिएट किया है। 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड इट विल बी एप्लीकेबल टिल 2026। मिशन मौसम के अंतर्गत दो मुख्य लक्ष्य हैं। भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका वेदर फोरकास्टिंग की एबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, प्लस वेदर को मॉडिफाई करने की एबिलिटी भी कुछ डेवलप की जाए। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? जो भी वेदर फिनोमिनाज हो सकते हैं आने वाले 2 दिन 4 दिन में, उसको पहले ही हम लोग कुछ हद तक गेस कर पाए, जिसके कारण हम लोग कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाए जो कोई मेजर डैमेज होने से हम अपने आप को बचा पाए। दैट फिनोमिना इज नोन एज वेदर फोरकास्टिंग। अभी वेदर फोरकास्टिंग के लिए भारत के अंदर हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रडार्स लगाए हैं, वेदर रडार्स लगाए हैं, जो पहले ही हवा के स्पीड को, उसके अंदर के मॉइस्चर को रीड करके फिर कहाँ कितनी बारिश हो सकती है, किस तरीके की बारिश हो सकती है, वो सब कुछ बताता है। तो वेदर रडार्स established by meteorological department are important
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेदर फोरकास्टिंग। लेकिन अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो 39 वेदर रडार्स लगाए गए हैं बस पूरे भारत भर में, यानी कि एक रडार लगभग 432 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, विच इज वेरी लेस। नंबर ऑफ रडार्स पर यूनिट एरिया इज वेरी लेस। मतलब हमारे यहाँ पे अभी रडार डेंसिटी बहुत कम है और इसी कारण से वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वेदर फोरकास्टिंग 60 और नए वेदर रडार्स लगाए जाएंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट मिशन मौसम। तो मिशन मौसम के अंतर्गत मैंने आपको कहा कि दो मुख्य लक्ष्य हैं, वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करना और इसके लिए 39 रडार्स अभी तक हैं वेदर रडार्स, 60 और लगाए जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ रडार्स बढ़ जाएंगे। रडार डेंसिटी पर यूनिट एरिया बढ़ेगी, जिससे वेदर फोरकास्टिंग की हमारा जो एबिलिटी है हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो बेहतर होगा। साथ ही साथ जो ये मिशन मौसम है ये वेदर फोरकास्टिंग के अलावा वेदर मॉडिफिकेशन पे भी काम करेगा। वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या कि वेदर पैटर्न को हम थोड़ा सा अपने तरीके से बदल दें। वैसे तो वेदर एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन वेदर पैटर्न को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बदलने के लिए कुछ कुछ आजकल टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्लाउड सीडिंग, जहां पे हम लोग किसी एरियल इक्विपमेंट की मदद से, कोई जैसे अनमैन्ड एयर व्हीकल हो गया या फ्लाइट्स हो गए, उसकी मदद से हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को क्लाउड्स में सस्पेंड कर देते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर दोज दैट कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर मॉइस्चर। तो ऐसे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, इसको हम लोग क्लाउड्स में जब हम लोग रिलीज कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर और ज्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके क्लाउड को मॉइस्चर लेडन बना देते हैं, मॉइस्चर हेवी बना देते हैं, जिससे रेनफॉल हेवी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो in order to promote rainfall in a particular area, sometimes a scientific intervention is done which is known by the name cloud seeding। और cloud seeding ability को strengthen करने के लिए भी काम किया जाएगा अंडर मिशन मौसम, जिसके अंतर्गत एक क्लाउड सिमुलेशन चेंबर बनाया जाएगा एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो मिशन मौसम क्लाउड सीडिंग करेगा, इस कारण से हम कह रहे हैं कि वेदर मॉडिफिकेशन में भी काम करेगा और साथ ही साथ मिशन मौसम वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रेंथन करने पे तो काम करेगा ही करेगा। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट एक्चुअली आई एम सो सॉरी, कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था तापी पाइपलाइन को लेकर के, इसमें से कौन इसका मेंबर नहीं है? आंसर वुड बी आर्मेनिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।